हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ये SU-57 से रिलेटेड है और इंडिया के इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम जानते हैं, SU-57 को लेकर दोबारा से चर्चाएं चालू हो गई हैं। अब इंडिया इनको प्रिक्योर करेगा नहीं करेगा ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तब से इंडिया के इनके प्रिक्योरमेंट को लेकर डिस्कशंस हमेशा से रहे हैं। इवन जब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट चल ही रहा था तो इंडिया भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था और करीबन $295 मिलियन हम अपफ्रंट पे भी कर चुके हैं। तो अराउंड $10.5 बिलियन स्पेंड करने का प्लान था, लेकिन वो हो नहीं पाया। इंडिया को प्रोग्राम छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो वर्क शेयर है उसको लेकर डिसएग्रीमेंट था, साथ में जो टेक्नोलॉजी शेयर है उसको लेकर भी डिसएग्रीमेंट था। और उस समय जिस तरीके से इस प्रोग्राम का डेवलपमेंट चल रहा था, इंडिया को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज़ हैं जैसे कि वेस्ट में है, ये उससे पीछे है और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन रखी भी जा रही हैं वो फ्यूचर को दिमाग में रखकर नहीं है। मेन डिसएग्रीमेंट का पॉइंट इस चीज़ में इसका इंजन भी था। बाकी एक और बड़ा इंसिडेंट हो गया था इंजन से रिलेटेड ही, जिसके बाद ये मानकर चला गया कि इंडिया ने इस पूरे प्रोग्राम को नेगेटिवली देखना स्टार्ट कर दिया। ये 2014 में हुआ था। हम 2018 में इस प्रोग्राम से ऑफिशियली बाहर आए, बट 2014 में ही जब इंडियन ऑफिशियल्स इनके सबसे एडवांस T-50 के प्रोटोटाइप को देखने गए थे, जिसे -5 या फिर बोर्ड नंबर O55 कहा जाता है, तो डिस्प्ले के दौरान ही इंजन ने आग पकड़ ली थी और अच्छा खासा एयरफ्रेम जो है ये जल गया था, जिसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स को तुरंत वहाँ से हटा लिया गया और जले हुए एयरफ्रेम को देखने भी नहीं दिया गया। तो इंजन को लेकर इश्यूज़ पहले ही इंडियन एयरफोर्स को थे, उसके बाद अनरिलायबिलिटी यहाँ पर प्रूव भी हो गई। उसके बाद फिर ये प्रोग्राम खिंचा ही है और हमने फिर ऑफिशियली 2018 में इसको टाटा बाय बाय कह दिया। इंटरेस्टिंगली जब हमें FGFA चाहिए था तो Su-30 MKI हमारा बेस था और इसलिए हमने FGFA के अंतर्गत डिमांड करी थी कस्टमाइज्ड ट्विन सीट वेरिएंट की, जैसे कि Su-30 MKI है। और उस समय ये था कि ये HCL बनाएगा रशिया के साथ मिलकर, रशिया अपने सिंगल सीट वर्जन ही बनाएगा। लेकिन जब इंडिया इस प्रोग्राम से बाहर आ गया तो उस अप्रोच को रशिया ने फिर से एक्सप्लोर किया और इंटरेस्टिंगली जो एयरक्राफ्ट ट्विन सीट वेरिएंट में कन्वर्ट किया गया वो वही प्रोटोटाइप था जो कि इंडिया को दिखाते समय जल गया था। बोर्ड नंबर 055, यानी कि यहाँ पर जो एयरफ्रेम है उसको रिकवर किया गया, उसको रिपेयर किया गया और उसके बाद उसको सिंगल सीट वेरिएंट में फ्लाई भी किया गया, लेकिन बाद में उसी को ट्विन सीट वेरिएंट में कन्वर्ट किया गया। अगर सही बात करी जाए तो जब इंडिया ने FGFA प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था तो जो ट्विन सीट वेरिएंट की मांग थी वो प्रैक्टिकल नहीं थी और वो Su-30 MKI के बेस पर रखी गई थी। तो जब आप ट्विन सीट वेरिएंट की मांग करते हैं तो वहाँ पर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और अगर आप वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टेल्थ एस्पेक्ट को लेकर चल रहे हैं तो ये आपकी डिमांड होनी ही नहीं चाहिए। तो वो गलती हमारी साइड से थी, लेकिन फिर भी रशिया ने इसको अप्रोच क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट बदल गया है। ट्विन सीट वेरिएंट जो है ये सेकेंड सीट वेपन सिस्टम ऑफिसर के लिए रिजर्व नहीं है, जैसा कि Su-30 MKI में है या फिर F-15 जैसे प्लेटफॉर्म्स में होती है, बल्कि यहाँ पर एक नया रोल आ गया है जो कि मैंड अनमैंड टीमिंग सिस्टम के कंट्रोल को लेकर है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ड्रोन ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं और अनमैंड सिस्टम्स की तरफ भी दुनिया आगे बढ़ रही है। तो शुरुआत जो होगी वो मैन अनमैंड ऑपरेशंस से होगी, उसके बाद जब कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा तो कम्प्लीटली अनमैंड ऑपरेशंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैन अनमैंड रोल को देखते हुए आपको एक डेडिकेटेड पायलट चाहिए होगा जो कि ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाए और इनको कोऑर्डिनेटेड वे में यूज़ कर पाए। पायलट क्योंकि फ्लाइंग करते हैं तो वो इंगेज्ड रहते हैं और उनका इन अनमैन्ड सिस्टम्स को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो बीच में यहाँ पर प्रयास किए गए थे AI का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने की। अगेन ये चीज़ AI को यूज़ करते हुए करी जा सकती है। इवन चाइना द्वारा काम किया जा रहा है जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है उसको कम्प्लीटली AI से रिप्लेस करने के लिए, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां पर कंप्लीट AI को कंट्रोल दे दिया जाए और इसलिए यहाँ पर मैन को लूप में रखते हुए ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने का प्रयास है। और सिमिलर अप्रोच आपको इंडिया में भी दिखेगी, वेस्ट में भी दिखेगी। कंप्लीटली अनमैन्ड कोई नहीं जा रहा है, चाइना यहाँ पर करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे फ्रंट से, लेकिन ये किसी भी 4.5 जन प्लेटफॉर्म से फिर भी ज़्यादा स्टेल्दी होगा
और ये वैसे भी आगे नहीं रहने वाला है, ये पीछे रहते हुए दूसरे 5th जनरेशन फाइटर्स को और अनमैन्ड सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा। तो एज एन कमांड सेंटर इसको इस्तेमाल करने का प्लान है। और अब इस पिच के साथ लाइकली रशिया वही FGFA के आइडिया को इंडिया के सामने रखने वाला है। ऑल्दो उस समय आइडिया डिफरेंट था, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, और वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं था, पर यहाँ पर उसको मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करी जा रही है। साथ में कुछ बड़े कंसर्न्स जो हैं वो भी यहाँ पर एड्रेस किए जा रहे हैं, जैसे कि जो इंजन को लेकर कंसर्न था, अब यहाँ पर एक नया इंजन ऑफर किया जा रहा है जिसे इसलिए 177 कहा जाता है, जो कि AL41 इंजन पर अपग्रेड है। बेसिकली जो AL51 इंजन के लिए 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए इस इंजन को डेवलप किया गया है, जहाँ पर थ्रस्ट फिगर्स थोड़े से बड़े हैं, रिलायबिलिटी और ज़्यादा बड़ी है, और मेंटेनेंस फ्रेंडली ये इंजन ज़्यादा है। तो एक कंसर्न यहाँ पर सॉर्ट हो रहा है। अब ये सुपर क्रूज कर पाता है, इसका कंफर्मेशन नहीं है, बट लाइकली थ्रस्ट टू वेट रेशियो पहले भी काफ़ी अच्छा था, अब और इम्प्रूव हुआ है, तो चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि ये सुपर क्रूज कर पाए। बाकी वर्क शेयर की जहाँ तक बात रही, तो हमने इस प्रोग्राम में अब इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो वर्क शेयर एक्सपेक्ट करना बनता ही नहीं है। ऑल्दो जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया यहाँ पर सोर्स कोड तक देने को तैयार है, वो पूरी तरीके से गलत है। जैसे कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, सोर्स कोड कोई नहीं देता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये ICD डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए ही तैयार होंगे, लेकिन Su-30 MKI जितना चीज़ें आसान नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट आर्किटेक्चर में एयरक्राफ्ट बना है। मिशन कंप्यूटर इंडियन लगाने की वजह से हमें ये सहूलियत मिल जाती है कि हम खुद के वेपन्स इंटीग्रेट कर पाते हैं, पॉड्स लगा पाते हैं, डेटा लिंक लगा पाते हैं। वहीं पर Su-57 के लिए, जैसे कि रफाल के साथ केस है कि डेटा फ्यूजन यहाँ पर है, तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और ICDs शेयर करने का मतलब कुछ डिटेल्स को शेयर करना है। लेकिन रशिया एक डेस्परेट कंडीशन में भी है, क्योंकि वो वॉर में है, और Su-57 प्रोग्राम जो है ये कुछ खास स्पेस से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि फंड्स का बहुत इशू है। साथ में जो सैंक्शंस रशिया पर लगे हुए हैं, उसकी वजह से इन्हें कुछ क्रूशल पार्ट्स बाहर से जो इंपोर्ट करने हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करता है। और यहाँ पर अगेन इंडिया उन्हें एक ऑप्शन की तरह दिख रहा है, और इसलिए इस डेस्परेट कंडीशन में वो अपने सपोर्ट को बढ़ाते हुए इस प्लेटफॉर्म को ऑफर कर रहे हैं और अपनी पिच को एग्रेसिव भी कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन का इंडिया फ़ायदा उठा सकता है। Su-57 अब पहले से बेटर एयरक्राफ्ट, रशिया द्वारा अच्छा खासा काम किया गया है इसके एवियोनिक्स स्वीट पर, इंजन पर, इसके स्टेल्थ करैक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने में। तो अब री-इवैल्यूएशन अगर यहाँ पर किया जाता है तो वो बनता है रिक्वायरमेंट को देखते हुए। बाकी जो ट्विन सीट एयरक्राफ्ट की हमने स्टोरी सुनाई है, उसमें आज के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ट्विन सीट की रिक्वायरमेंट इंडिया को है ऐसा लगता नहीं है। ये बस एक ही केस में हो सकती है कि अगर ये अपनी ट्विन सीट वेरिएंट के साथ हमारे कैट्स प्रोग्राम को इंटीग्रेट करते हुए मैंड अनमैंड की कैपेबिलिटी पिच करें, और ये चीज़ पॉसिबल हो भी सकती है क्योंकि कैट्स प्रोग्राम HAL का है, जिनके साथ मिलकर ये प्लेटफॉर्म रशिया पिच कर रहा है। तो खैर ये छोटी सी स्टोरी थी जो कि कॉन्टेक्स्ट देती है इंडिया और Su-57 के रिलेशन को। आई होप चीज़ें क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।